हेलो फ्रेंड्स, ध्रुवीन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मुगल काल पढ़ रहे थे, तो हमने मुगल काल में अभी तक बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और जहांगीर कंप्लीट कर लिया है। हमने 2 पार्ट मुगल काल के कंप्लीट कर लिए हैं। यह हमारा मुगल काल का तीसरा लेक्चर है। तो आज के पार्ट में हम शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। शाहजहां शाहजहां का काल कहाँ से कहाँ तक है? 1627 से 1657 तक का है। 30 साल शाहजहां ने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा था अकबर का काल, जिसे हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। उसी प्रकार से जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। तो शाहजहां के पिता का क्या नाम था? जहांगीर। और माता का क्या नाम था? जगत गोसाई, जो राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। तो शाहजहां की उपाधि शाहजहां के पिता जहांगीर ने उसे दी थी। कौन सी विजय के बाद? अहमदनगर की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। और शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1592 में हुआ था। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसको मुमताज महल भी कहा जाता था। शाहजहां ने मुमताज महल की उपमा दी थी। और मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी शाहजहां ने ही अर्जुमंद बानो बेगम को दी थी। तो अर्जुमंद बानो बेगम का उपनाम क्या था? मुमताज महल। और मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी शाहजहां ने ही दी थी। शाहजहां के स्थापत्य काल के बारे में, द गोल्डन एज। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनाया था। मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम का ही नाम था। और हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और ताजमहल किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार था। तो हमें यह नाम याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद ईशा खां की देखरेख में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इस तरीके से समझिए इसे। उस्ताद ईशा शाह तो एक तरीके से आर्किटेक्चर था, और उस्ताद अहमद लाहौरी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर था। तो अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन के बारे में आपको मैं बताऊं कि कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्र जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किया था। अच्छा, जामा मस्जिद दो है। एक तो आगरा में है, और एक कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण तो जहां आरा ने करवाया था। चलो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। शाहजहां के दरबार में संस्कृत कवि के क्या नाम थे? वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। ये संस्कृत कवि शाहजहां के दरबार में रहते थे। और शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान पुत्र था। मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। तो मुगल आधिपत्य के समय पर गोलकुंडा, जो कि हैदराबाद में है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। शाहजहानाबाद शहर किसने बसाया था? शाहजहां ने बसाया था। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। आगरा की जो जामा मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां की बेटी जहांआरा ने करवाया था। मयूर सिंहासन सोने, हीरे, पन्ने, मोतियों से जड़ित था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। शाहजहां के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में कई बार
युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी का, जिसमें कि दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था और औरंगजेब विजयी रहा था। वो औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद करवाया था, जहां पर शाहजहां ने जो वो जो आगरा का किला था वहां पर सिर्फ एक छोटा सा गुलंबर टाइप की जगह छोड़ी थी, जहां जहां से सिर्फ ताजमहल दिख सकता था। ठीक है, और उसका निधन कब हुआ था? 1666 में हुआ था। तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? दा, दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि यह शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान था। और मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खान ने किया था। ध्यान रखना, ये नाम इम्पोर्टेंट है। बेबादल खान, जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। और इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं खर्च की थी। और मयूर सिंहासन में कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। लगान वसूली की ठेकेदारी लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का आरंभ भी शाहजहां ने ही किया था। शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा समाप्त की थी। सिजदा और पाबोस प्रथा किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। और समाप्त किसने की थी? शाहजहां ने की थी। सिजदा का मतलब दंडवत प्रणाम करना। सिजदा का मतलब दंडवत प्रणाम करना। और इसी प्रकार से पाबोस का मतलब जो आपके राजा है उसके चरण चूमना। ठीक है, तो शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। इलाही संवत किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और उसके स्थान पर शाहजहां ने हिजरी संवत चलाया। दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। हमें पता है कि टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, जिसने दहशाला पद्धति लागू की थी। दहशाला पद्धति क्या होती है? जो पिछले 10 साल है उसके औसत वार्षिक उत्पादन के आधार पर कर की व्यवस्था दहसाला पद्धति के अनुसार लागू की थी। कर की व्यवस्था लागू की जाने वाली पद्धति को दहसाला पद्धति कहा जाता है। तो दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां था। शाहजहां के शासनकाल का इतिहास पादशाह नामा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो पादशाहनामा में क्या था? शाहजहां के शासन का इतिहास का वर्णन था, जो किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने पादशाहनामा लिखी थी। उसमें शाहजहां के शासनकाल का वर्णन है। अच्छा, अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी थी? अबुल फजल, हमें कमेंट में बताइए। और साथ में बताइए कि मोतबिम खां ने कौन सी किताब लिखी थी? मोतबिम खां। ठीक है, हमें इन दोनों की किताब को कमेंट में बताइए और साथ में बताइए कि वह किसकी आत्मकथा थी। ठीक है, तो उत्तराधिकारी युद्ध शाहजहां के काल में कौन कौन से हुए थे? धर्मट का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था और दारा शिकोह की पराजय हुई थी। फिर दूसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जो मई 1658 में हुआ और औरंगजेब की उसमें जीत हुई और आगरा पर औरंगजेब ने कब्जा किया। फिर देवराई का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की कंप्लीटली विजय रही। औरंगजेब पूरी तरीके से जीत गए और दारा पूरी तरीके से हार गए। जो दारा शिकोह थे वह पूरी तरीके से हार गए थे। और औरंगजेब ने अपना देवराई के युद्ध के बाद औरंगजेब ने पूर्णतः शासनकाल संभाल लिया था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया था और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस बंदी जीवन के दौरान में वह अपना समय व्यतीत करते रहे थे। शाहजहां के क्या-क्या निर्माण थे? लाल किला शाहजहां ने बनाया, जो कि दिल्ली में है। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनाई, जो दिल्ली में है। ताजमहल शाहजहां ने बनाई, जो आगरा में है। जामा मस्जिद आगरा में बनाई, वह किस में है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कमेंट में लिखिए। जो लाल किला बनाया था दिल्ली में, वह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। जो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, उसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के भी वास्तुकार थे। और मुमताज महल का मकबरा भी कहा जाता है ताजमहल को। तो शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब शाहजहां के बाद में उसके उत्तराधिकारी पुत्र औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, जिसने उत्तराधिकारी युद्ध में अपने भाई दारा सिंह को हराकर गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो अब औरंगजेब
इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। और उनकी माँ का क्या नाम था? मुमताज महल। मुमताज महल औरंगजेब की माँ का नाम था, जिनकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। और औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में हुआ था, गुजरात दोहाद में हुआ था। ठीक है, तो गुजरात के दोहाद में 1618 में जन्म हुआ। माँ का नाम मुमताज महल और पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मीर मोहम्मद हकीम था। मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे और 2 बार औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहार व उत्सव बनाए जाने पर रोक लगवाई थी। तो हिंदू त्योहार और उत्सव मनाए जाने पर रोक लगवाई थी। और जजिया कर औरंगजेब ने 1679 में लगाया था। जजिया कर समाप्त किसने किया था? जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था और वापस से औरंगजेब ने 1679 में लगाया था। बीजापुर व गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने मिलाया था। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। सुन्नी धर्म को मानता था। खुद को जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। हिंदू त्योहार व उत्सव पर रोक लगाई। जजिया कर शुरू की। बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया और आलमगीर की उपाधि धारण की। ठीक है। औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक था और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल औरंगजेब ने फैलाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, क्या नाम था उसकी वाइफ का नाम? दिलरास बानो बेगम। बीबी के मकबरे को दक्कन का ताज या फिर ताजमहल की फूड नकल भी कहा जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए इसलिए क्योंकि बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया। और यह ताजमहल की फूड नकल या फिर दक्कन का ताज कहा जाता है इसको। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब ने मोती मस्जिद भी बनाई थी, जो दिल्ली के लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब का अंतिम समय हम पढ़ते हैं 1607 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। दौलताबाद में दफनाया गया था। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में दफनाया गया था। दरबार में संगीत पर पाबंदी थी, हालांकि वह खुद वीणा बजाते थे। और सिख गुरु में नौवे गुरु गुरु तेज बहादुर जी को इस्लाम न स्वीकार करने के चक्कर में मृत्युदंड दे दिया था औरंगजेब ने। हिंदू मनसबदार के बारे में क्या है? मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के दरबार में ही थे। जो हिंदू मनसबदार मतलब हिंदू उ- सेनापति या फिर अधिकारी जो औरंगजेब के दरबार में थे, जिसमें राजपूत और मराठों की संख्या सबसे अधिक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के साथ जीवन भर कड़ा संघर्ष औरंगजेब का चला, जो मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरीके से औरंगजेब ने महाराष्ट्र में कई सारे युद्ध किए थे। समझ में आई बात? हम एक बार और औरंगजेब को फटाफट देखते हैं। 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल रहा। मुमताज मुमताज महल मुमताज महल इनकी माँ का नाम था। दिलरास बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम था। गुजरात के दोहा में 1618 में जन्म हुआ। गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। और 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। कब कब करवाया था? 1658 में तो आगरा में करवाया था और दूसरा 1659 में दिल्ली में करवाया था भाइयों को हराकर। धार्मिक विचार और मान्यता के बारे में क्या है? औरंगजेब सुन्नी मत के कट्टर अनुयायी थे। इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहार व उत्सव के सार्वजनिक मनाने पर रोक लगा दी थी।
और जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लागू किया था, जो कि अकबर ने खत्म किया था। बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आलम और औरंगजेब ने खुद को आलमगीर की उपाधि से सम्मानित किया था। दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगवाया था, हालांकि स्वयं वह वीणा बजाता था। संगीत को औरंगजेब ने धर्म विरोधी माना, इसलिए संगीत साहित्य का सर्वाधिक विकास इसी के काल में हुआ। अंतिम समय पर इन्हें औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था और 1707 में इसकी मृत्यु औरंगनगर में हुई थी। तो इस तरीके से औरंगजेब के बाद में फिर आए थे बहादुर शाह। बहादुर बहादुर शाह मुगल गद्दी पर 1707 में बैठे और 1712 तक उनका शासनकाल रहा। और उनका अन्य नाम क्या था? दूसरा नाम शाह आलम फर्स्ट। शाह आलम फर्स्ट बहादुर शाह का ही दूसरा नाम था और इन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता था। मराठों और राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति इन्होंने बनाई थी। फिर बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह आए। जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक 1 साल तक रहे। इन्होंने वापस से जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, समाप्त कर दिया। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। प्रसिद्ध नर्तकी लाल कुंवर का प्रभाव इनके ऊपर था और वास्तविक सत्ता वजीर जुल्फिकार खान के पास थी। फिर उनके बाद फर्रुखसियर आए थे जो 1713 से 1719 तक रहे। इनको मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। कौन थे सैयद बंधु? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान। 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट के शाही फरमान भी फर्रुखसियर ने दिया था। फिर फर्रुखसियर के बाद में मोहम्मद शाह आए थे। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहे। इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। नादिर शाह का नादिर शाह का आक्रमण 1739 में इन्हीं के काल में हुआ था, जो ईरान का सम्राट था और करनाल के युद्ध के बाद आक्रमण हुआ था। जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तब उन्होंने तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा लेकर ईरान चले गए थे, जो कि शाहजहाँ के दरबार दरबार में मयूर सिंहासन, जिन्हें तख्ते हाउस कहा जाता है, बनवाया था। किसने बनवाया था तख्ते हाउस? शाहजहाँ के काल में तख्ते हाउस बेबादल खान ने बनवाया था। ठीक है, तो बेबादल खान ने तख्ते हाउस बनाया था, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। वह नादिर शाह ले गया था जब आक्रमण किया था करनाल के युद्ध के बाद। तो इस तरीके से मोहम्मद शाह के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। और तो नादिर शाह जो ईरान के सम्राट थे, उनके आक्रमण का क्या प्रभाव रहा? साम्राज्य का विघटन हुआ। साम्राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद में बट गया। साम्राज्य का विघटन हुआ, संपत्ति लूटी गई और मुगल प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई। जो मुख्य संपत्ति क्या थी? तख्ते हाउस और कोहिनूर का हीरा। ठीक है। फिर उत्तराधिकारी युद्ध चलते रहे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हमें सिर्फ सम्राट को याद करना है, जैसे कि मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए। फिर आलमगीर सेकंड आए। फिर शाह आलम सेकंड आए, जिस शाह आलम सेकंड के समय बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ 1764 में। फिर अकबर सेकंड आए। अकबर सेकंड के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और यह अंग्रेजों के पेंशनर बन गए थे। फिर लास्ट में मुगल साम्राज्य के सबसे लास्ट शासक कौन थे? बहादुर शाह सेकंड, जिन्हें जफर कहा जाता है। तो बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 तक रहे। अंतिम मुगल सम्राट रहे। लाल किला स्थित हीरा महल इन्होंने बनवाया था। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य हमने पढ़ा। अब मुगल साम्राज्य की संस्कृति और वास्तुकला एक बार देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा उसकी विधवा हाजी बेगम द्वारा निर्मित था। तो हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। गुजरात विजय के बाद में बनवाया था, 1601 में बनवाया था। विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, जो कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी बनवाई अकबर ने? सलीम चिश्ती के सम्मान में। ठीक है। और सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर था? अकबर द्वारा मूल रूप से लाल बलुआ पत्थर से बाद में शुद्ध संगमरमर से पुनर्निर्मित जहांगीर ने करवाया था।
तो सलीम चिश्ती का जो मकबरा था वह अकबर ने बनवाया था लाल बलुआ पत्थर से, और बाद में जहांगीर ने लाल बलुआ पत्थर हटाकर शुद्ध संगमरमर से वापस से इन्हें इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जो ये सलीम चिश्ती का मकबरा है, इसमें देख सकते हैं जो भीतरी गुम्बद, बाहरी गुम्बद दो, तो ये तो पूरा, और यह पहली पूर्ण संगमरमर की मुगल इमारत थी। तो पहली पूर्ण संगमरमर की मुगल इमारत कौन सी थी? सलीम चिश्ती का मकबरा था, जो कि संगमरमर से जहांगीर ने बनवाया था, जबकि बलुआ पत्थर से अकबर ने बनवाया था। बीरबल महल और तानसेन महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फिर आता है खास महल। खास महल परिसर कहाँ पर है? शाहजहां ने बनवाया था खास महल परिसर जो दीवान खास के लिए था, वहां पर मयूर सिंहासन लगा हुआ था। तो खास महल परिसर में ही मयूर सिंहासन सिंहासन था, जिसे हम तख्ते हाउस कहा जाता है, और उसके अंदर ही कोहिनूर हीरा था। मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। संग और मोती मस्जिद भी संगमरमर से बनी एकमात्र मस्जिद है जो आगरा में है। इसके साथ साथ आगरा में आगरा किला और लाहौर में लाहौर किला का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। दीवान आम जो अकबर द्वारा निर्मित था। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, उसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। जो बीबी का मकबरा था वह एक तरीके से ताजमहल की फूड ताजमहल की फूड नकल या फिर दक्कन का ताज भी कहा जाता था। कहाँ पर है बीबी का मकबरा? संभाजी नगर में। संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। मजहरनामा किसने जारी किया था? अकबर ने किया था। दारा सिखों को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो सुल्तान बुलंद इकबाल कौन थे? दारा शिकोह, जिसको शाहजहां ने उपाधि दी थी। चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 1591 में चार मीनार बनवाई थी। और गोल गुम्बद किसने बनवाया था? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बनवाई थी। तो आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। तो औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई थी। तो ये हम देख सकते हैं हैदराबाद में चार मीनार है, वह कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद में 1591 में बनी थी, जहाँ पर इस गेट के चारों ओर चार मीनारें हैं। टेबल को देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, और पूरा इसको अकबर ने करवाया था। हाजी बेगम और अकबर दोनों इसके निर्माता थे। और हुमायूं का मकबरा प्रथम द्वीप गुंबद संरचना है। तो हुमायूं के मकबरे में दो गुंबद हैं, तो प्रथम द्वीप गुंबद संरचना है। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना। फतेहपुर सीकरी निर्माणकर्ता अकबर और लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। और शैली कौन सी थी? समन्वित शैली। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, पूरा संगमरमर से था। ठीक है, तो इस तरीके से मुगल शासन काल रहा, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये प्रमुख शासक थे, जिनका अलग अलग समय पर अलग अलग काल रहा। जैसे अकबर का हिंदी चित्रकला हिंदी साहित्य का काल अकबर का था, जहांगीर का चित्रकला का काल था, शाहजहां का काल स्थापत्य कला का था। तो मुगल वास्तुकला का जो स्वर्ण काल था, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, वह शाहजहां का था। लाल किला में औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत मोती मस्जिद है। तो लाल किला जो दिल्ली में है, उसके अंदर मोती मस्जिद है, वह औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने मुगल साम्राज्य के मुगल साम्राज्य को कंप्लीट कर दिया है। मुगल साम्राज्य की हमारी तीसरी क्लास है, दो क्लास मैंने पहले ले चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। मैं यहाँ पर एसएससी बैंक और रेगुलेटरी बॉडी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, ताकि आपके लिए एग्जाम निकालना आसान हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। मैंने तीनों एग्जाम का एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो मुझे पता है कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि वो कहानियाँ समझा के बताते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए हमें कहानी याद नहीं करनी है, हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने हैं, और वो जहाँ से भी मिल रहे हैं हमारे लिए वो वेल रिलेवेंट होंगे।
और साथ में मैं आपको बता दूँ कि आजकल यूट्यूब पर जो वॉइस ओवर से हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल या फिर अन्य सब्जेक्ट को समझाया जा रहा है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस मत करो, क्योंकि वॉइस ओवर में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कभी भी फ़ोकस रूप में नहीं बताई जाती। सिर्फ़ वही चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, जो स्टोरी लगे, ठीक है? तो आप लोगों को सुनने में तो मज़ा आता है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए का बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स मेरे हैं, पर्टिकुलरली मैंने बनाए हैं और इसमें वही चीज़ लिखा हूँ मैं जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। तो आपको इस नोट्स के लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा और साथ में मेरे लेक्चर को 1.5 की स्पीड पर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।